नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट आदमपुर पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से तैयारी शुरू की गई है, साथ ही बैठकों का दौर भी यहां पर लगातार जारी है। उसको देखते हुए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी इस सीट पर चुनावी रणनीति तय करने और उम्मीदवार को लेकर विचार विमर्श करने के लिए गुरुवार को भाजपा ने अहम बैठक की। पंचकुला में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नेता भी शामिल हुए। बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो वहीं उपचुनाव को लेकर इनेलो ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए हिसार में इनेलो ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जो गांव-गांव लोगों के बीच पहुंचकर प्रत्याशी के नाम के बारे में चर्चा करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उपचुनाव में किसकी जीत होगी? रिपोर्ट देखिए, अब इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल आदमपुर की यह विधानसभा सीट हरियाणा की राजनीति में 2 बड़े दिग्गज परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। एक तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का परिवार है, जो लगातार इस सीट से जीतता रहा है। भजन लाल, उनकी पत्नी, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई आदमपुर से जीतते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनाव जीते थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के कारण ही इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आदमपुर सीट पर चौधरी भजन लाल परिवार का दबदबा। साल 1967 से इस सीट पर है कब्जा। आदमपुर सीट पर 16 बार हो चुका है चुनाव। भजन लाल परिवार की 15 बार हुई जीत। आदमपुर सीट से भजन लाल 9 बार बने विधायक। कुलदीप बिश्नोई ने 4 बार आदमपुर से जीत की दर्ज। भजन लाल की पत्नी जसमा देवी 1 बार जीती। रेणुका बिश्नोई 1 बार बनी विधायक। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में कुलदीप की हुई थी जीत। कुलदीप को कुल 63,693 वोट मिले थे। बीजेपी की सोनाली फोगाट रही थी दूसरे स्थान पर। अब बीजेपी में शामिल हुए हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप विधायकी से दे चुके हैं इस्तीफा। भाजपा के लिए और खास तौर से हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कुलदीप बिश्नोई के लिए इस पारिवारिक सीट को जीतना बहुत जरूरी हो गया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई इस उपचुनाव के जरिए अपने परिवार की अगली पीढ़ी यानी अपने बेटे भव्य बिश्नोई को राजनीति में उतारना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भजन लाल परिवार के कट्टर विरोधी रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कीमत पर इस बार इस सीट को भजन लाल परिवार से छीनना चाहते हैं। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस सीट के उपचुनाव के लिए शुक्रवार 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। मतगणना 6 नवंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। की 15 बार यहां जीत हुई है। आदमपुर सीट से भजन लाल 9 बार विधायक बने हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 4 बार आदमपुर से जीत दर्ज की। भजन लाल की पत्नी जसमा देवी 1 बार जीती थी और रेणुका बिश्नोई 1 बार यहां से विधायक भी रही। साल 2019 में कुलदीप की यहां से जीत हुई थी।
कुलदीप को कुल 63,693 वोट मिले थे। बीजेपी की सोनाली फोगाट रही थी यहां दूसरे स्थान पर। तो आदमपुर सीट का सियासी इतिहास क्या है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लगातार पार्टियों के बीच में सियासी मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। अब सवाल सबके सामने यही उठता है कि एक बार फिर से आदमपुर में किसकी जीत होगी? क्या इस बार भी आदमपुर में कांग्रेस जीतेगी या फिर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई को इस बार भी जीत हासिल होगी? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। तो जो पैनल है वो अब से थोड़ी देर में मुझे बताया जा रहा है कि जुड़ने वाला है मेरे साथ, और तमाम सारे मेहमान हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा की सियासत पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो हाई प्रोफाइल सीट अब इस समय आदमपुर विधानसभा की सीट जो बन चुकी है, क्या हरियाणा का भी सियासी गणित तय करेगी? सवाल, क्या भव्य बिश्नोई को टिकट मिल सकता है जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा है? तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीपी कौशिक जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र रावल कांग्रेस की तरफ से हमारा पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जगवीर नरवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मसला पर। सर, सबसे पहले मैं डीपी कौशिक साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मंथन लगातार जारी है और आज जो है बैठक भी हुई, और बैठक में क्या कुछ निकल कर आया पहले तो ये आप बताइए। और दूसरी चीज सवाल ये है कि किस तरीके की तैयारियां आपकी तरफ से हैं, आपको क्या लगता है धरातल पर स्थिति किस तरीके के, क्या आपके पाले में गेंद जाती हुई दिखाई दे रही है? कौशिक साहब। लगता है कौशिक साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र रावल जी आपके पास आने का चाहूंगा। रविंद्र रावल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रविंद्र रावल जी, जैसा कि आज गौरव जी आपने चर्चा का विषय आदमपुर चुनाव रखा है, सर्वप्रथम तो आज चौधरी बजरंग जी की जयंती है। महाजी विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे। सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। उसके बाद जहां तक कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की बात, कल हमारी प्रदेश की मीटिंग है, जिसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा आयोजित की गई है। उसमें प्रदेश के सभी नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पीसीसी डेलीगेट व अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता, और उस बैठक में एक विस्तृत चर्चा होगी, चिंतन होगा, और उसको और सुझाव लिए जाएंगे कि कौन वहां पे हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा। उसको सोच विचार के बाद हाईकमांड को नाम भेजे जाएंगे, और कांग्रेस हाईकमांड जैसे वो नाम फाइनल करती है तो वो हमारा पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन मैं एक बात आपको सर्वप्रथम कह दूं, ये कांग्रेस की सीट रही है जी, और कांग्रेस इस उपचुनाव को भी जीतने जा रही है, क्योंकि आज तक जितने भी उपचुनाव हुए वो कांग्रेस ने जीते। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़े गए या उसमें से निकली हुई जनहित कांग्रेस की टिकट पर लड़े गए, तो एक तरह से कांग्रेस ने चुनाव जीते। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सामने जो कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथी रहे हैं,
वो छोड़ के 180 डिग्री पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो आज फिर से कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। चाहे हमारा पार्टी कैंडिडेट जो भी हाईकमान तय करेगी या सामने कोई भी कैंडिडेट होगा, हमारी पार्टी इस चुनाव को ठीक है, आपकी पार्टी जो है इस चुनाव को जीत हासिल करेगी। सर, अब इस डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं। ठीक है रावल साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। इस डिबेट को मैं अब ओपन कर रहा हूं और सभी मेहमानों के पास जो है कमेंट लिखकर मैं वापस आपके पास आऊंगा। इस बीच जो है ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हैं। सर, आपकी पार्टी गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर ये मसला हल करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उम्मीदवार किसे बनाया जाए, क्या कहेंगे? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अभय सिंह चौटाला जी ने 5 मेंबरी कमेटी बना दी है, जो गांव-गांव जाकर जो सही और काबिल उम्मीदवार होगा, जो सही मायने में जीतने वाला उम्मीदवार होगा, ग्राहकों से जुड़ा होगा, जनता से जुड़ा होगा, उसको टिकट देकर इनेलो चुनाव मैदान में उतारेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन हरियाणा में क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, बीजेपी को हरियाणा की जनता ने 2019 में नकार दिया था। 40 सीटें दी थी, 50 सीटें विरोध में गई थी। यही कारण है कि 2 उपचुनाव अभी तक हुए हैं और दोनों के दोनों उपचुनाव बीजेपी बुरी तरह से आ रही है। पहला उपचुनाव बड़ौदा का हुआ जो कांग्रेस ने जीता, दूसरा उपचुनाव एलनाबाद का हुआ जो इनेलो ने जीता, और बिल्कुल 100% ये उपचुनाव भी बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज जनता ये देखेगी स्वार्थ की राजनीति ऊपर आएगी, अवसरवादिता ऊपर आएगी या जन मुद्दे ऊपर आएंगे। एक व्यक्ति जो बार बार पार्टियां बदल रहा है, आप खुद सोचिए, कांग्रेस से निकलकर हरियाणा दलित कांग्रेस बनाई, उसके बाद बीजेपी से समझौता कर लिया, फिर वो समझौता तोड़ गए, फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर अब बीजेपी में चले गए। ये जनता जानती है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो एक डाल से उस डाल पर, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, ये जनता आज देख रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा, गढ़ कभी भी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। एक व्यक्ति विशेष के साथ 2, 4 या 5 या 10 हजार वोट तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 60 हजार वोट एक व्यक्ति विशेष की हो। गढ़ हमेशा पार्टियों का होता है, व्यक्ति अस्थायी होते हैं, पार्टी स्थायी होती है। अब ये देखना ये चीज है कि कुलदीप बिश्नोई जो एक कहते हैं कि ये मेरा गढ़ है, वो अपने गढ़ को बचा पाते या नहीं बचा पाते, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सर, आपने कहा कि आपकी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, और क्या आपकी पार्टी जो है यहाँ पर किस रेस में दिखाई दे रही है? कौन से नंबर पर देख रहे हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। हमारा उद्देश्य सीट को जीत हासिल करना है। इसी वजह से हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई और स्वयं भाई अभय सिंह चौटाला भी 3 दिन वहां पर रहकर एक जगह पे मुआयना कर जो बढ़िया कैंडिडेट हमारे पास बहुत है, लेकिन जो कैंडिडेट वास्तव में जीत सकता है उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 25 सितंबर के बाद हरियाणा में नहीं, देश भर में इतना अवसर पैदा हुआ है और आनंदपुर की जनता विकल्प पर हमारे को काम कर दी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं ओंकार सिंह। अब मैं आपके पास लौटूंगा, बाकी मेहमानों से भी मैं जो कमेंट ले लेता हूं। इस बीच जो है हमारे साथ डीपी कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी कौशिक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कौशिक साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं आज की हुई बैठक को लेकर क्या कहेंगे, और साथ ही साथ आपकी तैयारियां किस तरीके से हैं? जिस तरीके से हाई प्रोफाइल जो विधानसभा सीट है उस पर क्या कहेंगे? चूंकि ओंकार जी कह रहे हैं कि अब जो है उनकी छाप, जो कुलदीप बिश्नोई की जो छाप थी वो कम हो गई है, लोकप्रियता कम हो गई है। अभी तो ओंकार क्या है, पार्टी एलगमन का डिसीजन है।
जो भी फाइनल होगा टिकट उसके तो सर कैंडिडेट जीतने की पूरा उसका रहेगा। और हमारे विचार हैं कि हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को मेट्रो से, रोड की कनेक्टिविटी हो गई, रेलवे की बात है, चाहे आप बेरोजगारों के मामले में, चाहे आप तो हमारे किसानों को जो ये दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, उसकी बात करें, सारी चीजों को लेकर हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, सारी चीजों को लेकर आप जाएंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी ये कहते, सर आपकी तरफ जो कुछ रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चीज, उसे थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए जिससे कि आवाज जो है इको ना हो। ठीक है, जगवीर जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या समझते हैं इस पूरी रणनीति से, इस पूरी सियासत से कि किसकी तरफ जो है अब इस बार जो है गेंद जाने वाली है? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं आपके चैनल पे और धन्यवाद करता हूं आपने मुझे इनवाइट किया इस चर्चा के लिए। हमें सबसे पहले ये देखना होगा, जैसे आपने बताया है कि पूरा इतिहास आदमपुर विधानसभा का, जिसमें चौधरी भजनलाल का डोमिनेशन रहा है और उन्होंने 9 बार चुनाव जीता है। कुलदीप बिश्नोई ने भी 4-5 बार चुनाव जीता है। उनकी चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी भी वहां से विधायक रही है। और अब हमें समझना होगा कि ये आदमपुर का इस जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसके कारण क्या है, क्योंकि किस तरह की ये परिस्थिति क्यों आई कि ये उपचुनाव हो रहा है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल इस चुनाव में जा रहे हैं, उनके पास मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के, और कुलदीप बिश्नोई जी क्या किस मुद्दे पे वोट मांगने जाएंगे लोगों से। और उनको विधायक बनाया था आदमपुर की जनता ने कांग्रेस के टिकट पे। अब वो ये कहेंगे कि मैंने कांग्रेस छोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पहले आप मुझे कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आप मुझे वोट दें, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वोट दें। क्या ये सिर्फ एक यही मुद्दा है, या कोई अब कांग्रेस के पास फिर आते हैं दूसरा, कांग्रेस के पास क्या क्या कंक्रीट मुद्दा रहेगा? हालांकि अभी ओमकार जी ने कहा है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, ज्यादातर सरकार जीतती रही है, लेकिन हरियाणा की जनता उलट-फेर करने में विश्वास रखती है। उसके उदाहरण भी हैं, जैसे बड़ौदा का उपचुनाव आप देख सकते हैं, और इससे पहले भी और उपचुनाव हुए हैं, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के दौरान, फिर उस पर भी उपचुनाव हुआ था। तो क्या समझ रहे हैं जो है ना, क्या आदमपुर में सरकार जो है कांग्रेस जीतेगी? अब हमें देखने वाली बात यह है कि इस उपचुनाव में किन मुद्दों को लेके और जनता किस तरीके का जवाब जो है राजनीतिक दलों को देती है। और अभी तो कैंडिडेट भी तय होने हैं। नहीं, कैंडिडेट तय होंगे, चेहरा सामने आएगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो कि लगातार जो है वर्चस्व रहा है, प्रतिष्ठा एक उनकी यहां पर कह सकते हैं दांव पर भी है, प्रतिष्ठा का सवाल भी है, चूंकि 1967 से मैं बात करूं तो इनके परिवार का पूरा दबदबा इस सीट पर रहा है। लेकिन इस बार जो है कि क्या कांग्रेस जीतेगी, या फिर इस बार जो है बिश्नोई जी के बीजेपी में शामिल होने से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या का दबदबा रहा है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई को हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक ताकत है। सवाल उठता है कि वो किस मुंह से वो वोट मांगेंगे। अब और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे और उनका उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि चुनाव का बिगुल बच चुका है, पार्टी अपनी रणनीतियां तैयार करने लग रही हैं, लोगों से चर्चा कर रही है, नेताओं से बात करती हैं, अपने वर्कर्स को अलर्ट कर दिया है और सभी फील्ड में काम करने जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन में इनके सभी उम्मीदवार तय हो जाएंगे। उसके बाद ये चुनावी घमासान रहेगा और जनता भी ये तय करेगी क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है, क्या वो सही जगह पे गए हैं, या पहले उन्होंने कांग्रेस के रूप में उनको जिता के गलती करी थी, और या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनको जिताने जा रहे हैं। ये देखने वाला एक विषय रहेगा। चुनाव होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति। ठीक है कौशिक साहब, मेरी आवाज आप सही तरीके से पहुंच पा रही हो तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर आप फ्री हो गए हो तो। कौशिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो है
अब बड़ी विडंबना आपके सामने खड़ी हो गई कि एक तरफ जो है आपकी तरफ में आए हुए जो दिग्गज नेता, जिससे कि आप बार बार कह रहे थे कि छाती चौड़ी हो गई, छाती चौड़ी हो गई, जीत हमारी होगी, लेकिन अब उनकी तरफ से यह कहा गया है कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपके सामने तो अब तो चुनौती खड़ी हो गई है। देखिए गौरव जी, एक चीज बताऊं, ना तो कुलदीप जी डिसीजन ले पाएंगे, ना ही कुलदीप जी का बेटा डिसीजन लेगा। डिसीजन लेगा हाईकमान, हमारा केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको डिसीजन लेना है। ठीक है, वो चुनाव समिति जो भी डिसीजन लेगी, कैंडिडेट वो होगा हमारा। और सारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब लीडर वहां बड़े चुनाव को अच्छी तरह से लड़ेंगे। आपको पता है कि जिस तरह की हमारी रणनीति है, बीजेपी की रणनीति को तो आप लोग सभी जानते रहे। मेरे विपक्षी दल तो मेरे मित्र बैठे वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बड़े चौड़े होकर जाएंगे जनता के बीच में। और इलेक्शन की मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी 40,000 से अबव जीत हमारी निश्चित है। वहां पे कैंडिडेट हमारा जो भी डिसाइड होगा, ओंकार जी कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस ली है, कमेटियां बन गई हैं, लोगों के पास जाना शुरू कर दिया है, कैंडिडेट का भी नाम जल्दी होगा। आपकी तरफ से कैंडिडेट कब घोषित होगा, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव से पहले बता रहा हूँ। अभी मीटिंग चल रही है, बैठक में हमारी जो भी चर्चा हुई है, कैंडिडेट निकल का आएगा। और ओंकार जी की पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो हरियाणा में इनका खाता खुल जाएगा। जिताएंगे तो अच्छी बात है ना, कोई तो आई विपक्ष में। अब ये तो इनका दुर्भाग्य रहा है कि अब ये पार्टी ऐसे कगार पहुंच गई है कि शायद अब की बार जी का भी जीतना मुश्किल है। नहीं बात करके कैंडिडेट जीत जाएगा। कौन सा संगठन इनके पास में खड़ा है? कोई टिकट देने वाला तो है नहीं इनके पास। ओंकार जी जवाब देना चाहेंगे? दूर की बात, कोई इनका संगठन में शामिल होने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। पता नहीं ओंकार जी कहाँ से इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है ओंकार जी। ओंकार जी, गौरव जी, ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जिस पार्टी की पूरे देश में 2 सीटें थी और हरियाणा में भी इनकी 2 सीटें आती थी। ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। ये सबसे बड़ी बात जगबीर जी की मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी कि कुलदीप बिश्नोई क्या मुंह लेकर वोट लेने जाएंगे, क्या कहेंगे जनता को कि पहले मैंने कांग्रेस के लिए वोट ली, अब मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, लालच से छोड़ी या सीबीईडीआई के डर से छोड़ी, ये तो पूछेंगे लोग। और दूसरा, मेरे भाई कौशिक जी ने तो उनका गड़ी नकार दिया। इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि कुलदीप या उसके बेटे को टिकट देनी है या नहीं देनी, ये हाईकमान तय करेगा। ये इन्होंने तो उसका गढ़ नकार ही दिया। कांग्रेस का तो क्या, इन्होंने कुलदीप का गढ़ ही नकार दिया। और सबसे बड़ी बात, आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता ये भी तो देखेगी उपचुनाव क्यों आया। किसान आंदोलन में तो इस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दिया नहीं। अब जब इसको स्वयं ईडी का और सीबीआई का इनकम टैक्स का खतरा था, तब ये अपने खतरे से बचने के लिए जनता के सामने चुनाव सर, मुझे लगता है मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अभी जो है कौशिक साहब, आपकी तरफ से थोड़ा सा वॉल्यूम हाई है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है या फिर मोबाइल में आपको वॉल्यूम तेज है, जिसकी वजह से इको यहाँ पर आवाज में दिक्कत आ रही है दर्शकों को लेकर। थोड़ा सा उसे वॉल्यूम को डाउन कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। ओंकार जी, बात पूरी कीजिए। गौरव जी, मेरा कहना यह है कि जो नेता बंदर की तरह कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस खेत में, कभी उस खेत में, क्या जनता उस पर विश्वास जाहिर करेगी? और जनता विश्वास कब जाहिर करती है? जब जनता को पता हो कि इस्तीफा किसी जायज कारण से दिया। ये इस्तीफा किसी जायज कारण से नहीं दिया, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार और अपने बच्चे को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए इसलिए इस्तीफा दिया गया। और जो ये कहते हैं कि अब विकास कराएंगे, उससे पहले भी तो आप ही विधायक थे, तब विकास क्यों नहीं कराया? और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी को अपने आप को इतना ही जरूर है, इनके 40 विधायक हैं, 40 में से कोई एक विधायक अपनी सीट से इस्तीफा देकर दोबारा जीत कर आ जाए, तो मैं इनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात करते हैं, ये उनका क्या मुकाबला करेंगे? वो पूरे देश के एकमात्र विधायक ऐसे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर पुनः अपनी सीट जीती है। कोई इनके पीछे ऐसा धुरंधर है? कोई ऐसा नेता इनमें, चाहे खट्टर महोदय हो, चाहे अनिल विज हो, कोई दे सकता अपनी सीट पर इस्तीफा? अगर दे सकता है तो देकर दोबारा जीत कर दिखाए, मैं नतमस्तक होऊंगा।
ठीक है, दोबारा जीत के दिखाएं, आप नतमस्तक होंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं रविंद्र रावल जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। आपकी पार्टी जो कि लगातार जो है अभी दावे भर रही है कि इस बार जो है कांग्रेस ही जीतेगी, आपको किस तरीके से लगता है? चूंकि जो दिग्गज चेहरा था वो तो अब बीजेपी की तरफ है। ऐसा है रविंद्र जी, गौरव जी, मैं ओंकार जी की बात से आगे शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। ओंकार जी शुरू में एक बात कही कि 2 उपचुनाव इस सरकार के दौरान हुए हैं। पहले बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, फिर एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। बड़ौदा की सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने रिटेन की। जी, इनेलो के पास थी, इनेलो रिटेन की। अगर आप उसी हिसाब से देखें, हेलो, रविंद्र रावल जी, मुझे आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, फिर से जो है कमेंट लूंगा आपसे जो है इसी सवाल पर। जो है ओंकार सिंह का जो जवाब दे रहे थे आप, जो है वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के फौरन बाद सवाल वही कि क्या आदमपुर में इस बार भी कांग्रेस के पाले में गेंद जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इसके बाद में कांग्रेस या फिर बीजेपी? ब्रेक के बाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान AR। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आदमपुर के उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टियों में सियासत लगातार जारी है, मंथन लगातार जारी है, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ सवाल हमारा यही बना हुआ है कि क्या आदमपुर में इस बार कांग्रेस के पाले में गेंद जाती हुई दिखाई देगी, या फिर इस बार जब दबदबा है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी पार्टियों का क्या कुछ रुख है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही हमारे साथ दमदार पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले रविंद्र रावल जी, आप बात कंप्लीट कर रहे थे, उससे बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है मैं सीधा रुख करूंगा कौशिक साहब का। गौरव जी, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं ओंकार जी की बात को आगे बढ़ा रहा था जी कि इस सरकार के समय 2 उपचुनाव हुए हैं। एक बड़ौदा में, वहां कांग्रेस की सीट थी, दूसरी एलनाबाद जहां इनेलो की सीट थी। तो कांग्रेस बड़ौदा में जीती, इनेलो में अभय सिंह चौटाला जीते। अगर उस अकॉर्डिंगली देखें, आदमपुर कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के विधायक थे, पहले भी कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से। तो आज उसी एनालॉजी में जब भी ये 3 तारीख को चुनाव होगा, 6 को नतीजे आएंगे, आप देखना कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी रहेगा। जहां तक हमारे राजनीतिक विश्लेषक की बात थी, उन्होंने अच्छी बात रखी, क्या मुद्दे होंगे, क्या विषय होगा। जहां तक विषय की बात है, ये सरकार पिछले लगातार 8 साल से प्रदेश में है।
तब से सरकार से कर्मचारी दुखी, किसान वर्ग दुखी, व्यापारी वर्ग दुखी, छात्र वर्ग दुखी, एक भी वर्ग इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। आज प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, 34.5 की बेरोजगारी है। आप देखो, जिस प्रदेश में इतनी बेरोजगारी हो, किसान सड़कों पे हो, किसानों की फसलें समय पे ना खरीदी जा रही हो, कर्मचारियों को अपनी सुविधाएं ना मिल रही हो, तो क्या हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं, क्या विषय लेके जाएंगे? क्या आदमपुर की जनता को कहेंगे कि हमने 8 साल कोई विकास नहीं किया, लेकिन अब हमारा विधायक बना दीजिए, हम आपका विकास कर देंगे? गौरव जी, ये इतिहास रहा है। लोग आने वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं। आने वाली सरकार 1 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार होगी, जब भी चुनाव होंगे, तो लोग पिछली सरकार से क्यों जाना चाहेंगे? हमारा जो वहां विषय रहेगा, चुनाव प्लान रहेगा, जो हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में 10 साल हरियाणा का सर्वांगीण विकास किया। रविंद्र रावल जी, वो है ना कि बात हो, जी, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, हम उसके नाम पे, और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतने व्यापक रूप से फैली हुई है, उसके नाम से वोट मांगेंगे हम, विकास के नाम से वोट मांगेंगे हम। किसी बात में कौन कैंडिडेट होगा नहीं होगा, अभी मेरे भाई साथी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि कुलदीप जी होंगे या कोई और होगा, ये पार्टी हाईकमांड, ये इनका विषय किसको तय करते हैं? हमारी भी पार्टी, हम कल हमारी नेतृत्व बैठ रहा है, हम अपना नाम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सेंट्रल हाईकमांड को जाएगा। किसका नाम आपकी तरफ से जाएगा? हमारी पार्टी का होगा, और हम चुनाव पूरे दम से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। रावल साहब, आपकी तरफ से किसका नाम जो है आगे जाएगा? क्योंकि वो शेर मुझे याद आ रहा है ना, गौरव जी, आपकी बात में मुझे शेर याद आ रहा है राहत इंदौरी साहब का, कि इसके लिए तो कल मीटिंग की, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मीटिंग में शामिल होऊंगा और आपको जल्दी 2-3 दिन में हमारे कैंडिडेट का नाम पता लग जाएगा। ठीक है, दीपक कौशिक साहब, कैंडिडेट मजबूत होगा, स्वच्छ छवि का कैंडिडेट होगा, और कांग्रेस अच्छी पूरी लड़ाई लड़ेगा, चुनाव जीतेगी। गौरव जी, रविंद्र जी बड़ी अच्छी बात करें, इनका कैंडिडेट होगा, सभी का कैंडिडेट होगा। मुझे बता, पूरी कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, और ऊपर से नीचे तक पूरी भ्रष्टाचार करवाया, और इनका जो आते हैं इनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, इनको भी पता है। रविंद्र नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, वो रावल साहब तो ये कह रहे हैं जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। वो ही कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी की ये कोई ऐसी ना तो नीयत है, ना इस तरह की पार्टी कभी कोई हरकतें करती है। हमारे कांच की शीशे में हम धरातल पर रहने वाली पार्टी है, हर गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, दिलासा भी क्या आश्वासन देता हूँ, और इनको मेरे विपक्षी भाई बैठे, इनको देखो कह रहा हूँ कि आराम से बैठ जाइए आप। चुनाव बीजेपी जीत रही है, 40,000 ऊपर से वोटों जीत रही है, आप आराम से क्यों? नसरी, आपका काम है मेहनत करना, आप करिए। आप जैसे कह रहे हैं डिक्लेयर करा दो, बीजेपी आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, एक आदमी इनके साथ जुड़ा नहीं है। वो चले थे यहाँ से 25 आदमी 100 आदमी सो भी नहीं इनके साथ में। मुझे बताइए कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं, कौन से संगठन की बात कर रहे हैं, कहां से ये कैंडिडेट जिताएंगे? मैं मुझे बता रहा हूँ, और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो चुका है, ये बात पता नहीं किसी बात कर रहे हैं। चलो भविष्य में इनको कहता हूं कि आप देखिए 2029 के बाद अगर आपका कोई नंबर पड़ता है, तो जब तक हुड्डा साहब मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी को वो जमीन के 6 फुट नीचे गड्ढे में खोद देंगे, दबा देंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। और जो ओमकार जी की पार्टी बैठी, वो भी इस देश से उनका तो निकाला ही हो चुका है। अब रहा कौन? बीजेपी सिंगल पार्टी है, और सिंगल पार्टी मैं बता रहा हूँ, मैं 40,000 जीत होगी नहीं। तो रविंद्र रावल जी कह रहे हैं कौशिक साहब, आप किन मुद्दों के साथ में धरातल पर जा रहे हैं, जनता के द्वार पर जाएंगे? सर मुद्दे, बेरोजगारी, किसान सिर्फ परेशान है, फोबिया इनको, कांग्रेस फोबिया, मंडियों को लेकर भी, राहुल गांधी का फोबिया इनको हो रखा है, शिक्षक भर्ती को लेकर भी, ये मुद्दे नहीं, कौन से मुद्दे होंगे? गौरव जी ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे विपक्ष के मुद्दे हैं। ना मेरा किसान भाई परेशान, ना मेरा मजदूर, ना मेरा गरीब वर्ग, कौन सा आदमी परेशान? उठा के देखिए इनके राज में हमारे राज में हमने एक ही कहा है
युवा देखिए किसी खर्ची पर्ची से डरते नहीं, कोई काम उनके खर्ची पर्ची का नाम नहीं आता। सारे पेपर लीक हुए, कौन से वर्ग की बात करें जिसको हमारी पार्टी चला रहा है? आप खर्ची पर की बात नहीं कह रहा हूँ, आप हरियाणा प्रदेश की चिंता छोड़ दीजिए। विपक्ष नाम की चीज, मेरी एक इच्छा गुरु जी, विपक्ष अच्छा होना चाहिए, पर विपक्ष के ये हमारे प्रदेश के लोग ऐसे हैं, विपक्ष को छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा विपक्ष खत्म कर दिया इन्होंने। लेकिन मेरी इतनी इच्छा है, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरी सरकार कहती है विपक्ष होना चाहिए, इससे देश का विकास होगा। लेकिन कहाँ विकास? विकास करने में मजबूत है, हमेशा इन्होंने अपना विकास किया। तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ, मजबूत विपक्ष ना होने की वजह भी ये भी रही है कि इनकी पार्टी का जो नहीं, मुद्दे कौन से फिर आपकी नजर में? आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे ही नहीं है, आपकी नजर में मुद्दे कौन से हैं? क्या फर्क है? इनकी 40 सीट आई, हमारी 31 सीट आई, क्या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा विपक्ष क्या हो सकता है? आपको 40 सीटें मिली, हमें 31 मिली। आप जुगाड़ की सरकार, उधार का सिंदूर आपके पास। आ रहा हूँ मजबूरी की सरकार है आपकी, जगवीर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या विपक्ष नहीं है? इससे मजबूत विपक्ष का आपने भूमिका कौन सी निभाई विपक्ष की? आप भूमिका नहीं भाई विपक्ष की? एक दिन विपक्ष में विधानसभा में बैठ कर बात नहीं पाते। मैंडेट इन दिया, हम 31 लोग जीत गए, आप 40 आए, क्या बड़ा डिफरेंस था? आपकी उधार की सरकार है, मजबूरी की सरकार है आपकी, दोनों मिलके दोनों मजबूरी की सरकार है। चाहे जजपा हो आप लोगों ने भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी है प्रदेश में, मिलजुल के सारा हरियाणा प्रदेश लूट लिया आपने। क्या मुद्दा आपके पास? बेरोजगारी नंबर 1, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, क्या आपने दिया? क्या आप बात करते हैं हमारा विपक्ष नहीं है। सबसे दमदार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। ठीक है, जगवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे? आदरणीय कौशिक साहब और आदरणीय रावल साहब दोनों की चर्चा सुन रहा था, बड़ी इन्होंने और डिबेट करी है। मेरा ये मानना है, जिस तरीके से कौशिक साहब ने कहा कि पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है, ऐसी बात तो नहीं है कि पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और विपक्षी दल है, मजबूत दल है, बहुत पुराना दल है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस मुक्त हो गया है पूरा देश। कांग्रेस पार्टी अब भी एक फोर्स है इस देश में। और जब हम इस आदमपुर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत सशक्त जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो आने वाला है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। और वो उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई हों या भव्य बिश्नोई हों, जो भी इसी परिवार से होने जा रहा है मेरे ख्याल से। और तो उसको एक कड़ी चुनौती देगा, जहां तक मेरी समझ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आप इस तरीके से आउटराइटली रूल आउट नहीं कर सकते हो हरियाणा में। जिस तरीके से रावल जी ने कहा कि 40 सीटें इनके पास आई थी, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आई थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। लेकिन जो मेरा सवाल अब भी वही है कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो उसके सामने क्या जो मुख्य विपक्षी दल है क्या मुद्दे लेके जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो क्या वो एक भारतीय जनता पार्टी दल के रूप में चुनाव लड़ रही है, या वो कहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई कोई आप उम्मीदवार है हमारा, पहले जो कांग्रेस के एमएलए रहे हैं उन्होंने कांग्रेस से 21 वजह से छोड़ी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी क्या आदमपुर की जो जनता है वो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के लिए या उसके परिवार के लिए बनी है? उनकी अपनी कोई सोच, उनकी कोई समझ वो है या नहीं है? सवाल ये उठता है। मैं अगर इस पे अगर बैठ करें तो मेरा जो है बहुत, ये चुनाव, ये उपचुनाव हरियाणा की आने वाली राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। वही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। जी एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या समझते हैं? चूंकि सवाल बहुत सारे हैं, हरियाणा की सियासत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या आदमपुर में इस बार भी कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी? क्या जो बिश्नोई हैं उनके बीजेपी में जाने से कोई असर पड़ेगा? बीजेपी में दम आएगा, बीजेपी जीतेगी? क्या आप क्या समझते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओंकार जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने सुना कौशिक साहब को भी, कौशिक साहब ने कहा कि ये कोई मुद्दे नहीं है,
और कोई भी विपक्ष हमारे सामने नहीं टिक पा रहा है, कोई है ही नहीं। गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, बात पूछिए। गौरव जी, आपने कौशिक साहब से पूछा था कि आप किस मुद्दे से आप जनता के बीच में जाएंगे, वो तो नहीं जवाब दे पाए, लेकिन मैं जरूर उनकी तरफ से उनकी पैरवी करता हूं। ये लेके जाएंगे मुद्दा कि अगला सीबीआई का शिकार कौन, अगला ईडी का शिकार कौन, क्योंकि ये एक एक बंदे को शिकार बनाकर बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। आपने क्या, इन्होंने क्या आदमपुर की जनता को पागल समझ रखा है? 8 साल से प्रदेश में बीजेपी का ही राज है। 8 साल में इन्होंने क्या करवाया आदमपुर में? कौन सा अलादीन चिराग लेके जाएंगे अब ये कि जो सारी समस्याएं खत्म कर देगा? मैं बताना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दवाई, पढ़ाई, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र और बुढ़ापा पेंशन काटने का मुद्दा, जिसकी आमदन 1,80,000 रुपए से अधिक है, उनकी बुढ़ापा पेंशन काटने का मुद्दा, ये तो मुख्य मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन, उस दौरान हुई शहीदियां, और मुख्य रूप से क्या आदमपुर के लोग स्वार्थ की राजनीति पर मोहर लगाएंगे? क्या आदमपुर के लोग अवसरवादिता पर मोहर लगाएंगे? क्या एक व्यक्ति कभी आजाद हो जाता है, कभी बीजेपी में चला जाता है, उसी को बार बार मौका देंगे? मेरे को नहीं लगता आदमपुर की जनता ऐसा करेगी। आदमपुर की जनता बहुत जागृत है, वो देखेगी इस वक्त कुलदीप बिश्नोई क्या मुद्दे लेकर बीजेपी में गए। क्या वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गए या जनता के फायदे के लिए गए? अगर जनता के फायदे के लिए गए तो विधायक तो वो, आप कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आप भी तो विधायक ही रहेंगे। ये बातें जनता को देखनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि आदमपुर की जागरूक जनता वो इस परिवार के गढ़ को नहीं, गढ़ मैं पहले भी कह चुका हूं, गढ़ हमेशा पार्टी का होता है। मेंबर में कम, मेंबर में गो, पार्टी गोज फॉर एवर। पार्टी हमेशा रहती है। जो लोग ये बातें करते हैं इनेलो खत्म होगी, कांग्रेस खत्म होगी, वो खुद खत्म हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, कभी पूरे भारत में बीजेपी की मात्र 2 सीटें थी लोकसभा की। आज ये हमारे को कहते हैं, मैं मानता हूं हमारी 1 सीट है, लेकिन एक सीट पे जो मजबूत हमारा व्यक्ति बैठा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, उसने सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक मुद्दा पब्लिक का उठाया और बड़ी संजीदगी से उठाकर उसको हल भी कराया। वो तो क्या ये मुद्दा जो है कांग्रेस नहीं उठा पाई? पूरा हरियाणा जानता है कि परिवार 2 फाड़ हो गया था, पार्टी 2 फाड़ हो गई थी, इसलिए हमारी 1 सीट आई। लेकिन उस सीट को हमने इस्तीफा देकर दोबारा रीगेन भी किया। नहीं, सवाल ये है कि आपने किया, लेकिन क्या ये जो मुद्दा है वो आपने धरातल के क्या कांग्रेस नहीं उठा पाई? मैं इसमें कुछ कहूं? जी जी जी, आप बोलिए। ऐसा है गौरव जी, कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में लगातार सड़कों पे पिछले 8 साल से जनता का प्रत्येक मुद्दा उठाया गया है। किसानों की लड़ाई किसानों से कंधा मिला के लड़ी गई है। अभी आप एक उदाहरण के लिए बताऊं, करनाल में व्यापारियों ने खरीद करने से मना करके हड़ताल कर दी। आपने आपके चैनल ने भी दिखाया, वहां हुड्डा साहब स्वयं गए और उनसे हड़ताल पे बैठे व्यापारियों से बात की और हड़ताल खुलवाई। जो सरकार काम नहीं कर पाई वो नेता विपक्ष ने किया। हम एक पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हमारी पॉजिटिव राजनीति करती है। हम एक पॉजिटिव विपक्ष की बात करते हैं। जहां तक हमारे अभी बीजेपी वाले साथी अभी चले स्क्रीन पे दिख नहीं रहे, उनका घमंड बोलता है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कभी किसानों को उग्रवादी बताते हैं, कभी उनके बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, गलत तरह के बिल लेके आते हैं। आज वो आपने बिल्कुल हमारे जो राजनीतिक संयोजक बैठे हैं, विश्लेषक बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए। आदमपुर का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। वहां बताए भाजपा जाके कि अभी जैसे ओंकार जी का पिछले 8 साल में क्या किया आदमपुर में, इन्होंने क्या दिया वहां के लोगों को, क्या कहेंगे जाके आज भाजपा वाले। आज जो प्रदेश में बात है बेरोजगारी, मैंने जैसे पहले कहा 35% बेरोजगार, सबसे
भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। किसान सड़कों पे हैं। अभी आप देखो आज कैथल की मंडियों की फोटो देखो कि जीरी हमारी जो है सड़कों पड़ी है। किसान आंदोलन पे हैं, उनको भाव नहीं मिल रहे, उनकी खरीद नहीं हो रही। अभी ओंकार जी ने बड़ी चीजें बताई, पीपीपी और ऐसा ही एक इशू किसानों की जो पोर्टल बना दिया, हर विषय में पोर्टल बना दो, पोर्टल में हम इतने एकड़ खरीद करेंगे, पोर्टल में मिसमैच होता है। परेशानी किसको होती है? किसान को परेशानी होती है। जब से सरकार 8 साल से आई है लगभग 500 पोर्टल बना दिए, पोर्टल चलता कोई नहीं है। सिर्फ पोर्टल जनता की परेशानी के लिए पोर्टल बनाए गए हैं कि मेरा किसान कैसे दुखी किया जाए, मेरा व्यापारी कैसे दुखी किया जाए। सारा हरियाणा की प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और आप देख लेना गौरव जी, आदमपुर चुनाव में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी मतों से विजयी होकर निकलेगी, क्योंकि लोग कभी जाती हुई सरकार को, डूबते सूरज को नमस्कार नहीं करते, आने वाले उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व सरकार बनेगी और ये उपचुनाव एक निर्णायक होगा। जैसे मैं राजनीतिक विश्लेषण ने कहा, ये अगला 24 का रास्ता खोलेगी और ताकि कांग्रेस सीट जीत के दोबारा हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बना सके। तो क्या आपके सामने भी बीजेपी, नेलो ये सब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी हमारा मुकाबला तो मैं नहीं कह सामने नहीं है। हाँ। हमारा मुकाबला मुख्यतः बीजेपी से रहेगा। दोनों एक साथ ही लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि चुनाव विपक्ष मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। हमारे सामने चुनौती रहेगी। नरवाल जी, चुनौती इनेलो भी होगी चुनौती के रूप में। नहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी बातों से दोनों एक साथ जो है आप उनका समर्थन कर रहे हैं, वो आपका समर्थन कर रहे हैं। कुछ मामला अलग तो नहीं पकड़ा सर? किसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, अभी जो ओंकार साहब जी बोल रहे थे आपने नहीं, मैंने ओंकार जी की बात उठाई है। जहां देखो सामने हम डिबेट में बैठे, जो भी हमारा प्रवक्ता साथी अच्छी बात कहेगा उस बात को रखना चाहिए। ये भी यही बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है, किसान तंग है, वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन जहां तक चुनाव मुकाबले की बात है, हमारा चुनाव मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से रहने वाला है और हम चुनाव ये बड़े भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी डीपी कौशिक साहब के पास जाना चाहूंगा, फिर उसके पास जगबीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कौशिक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज। कौशिक साहब, जिस तरीके से अभी आपने सुना पूरी तरीके से, क्या लगता है आपको? रविंद्र रावल जी ने आपको गिनाया कि मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है? गौरव जी, जनता की पुकार, जनता की चाहत हरियाणा प्रदेश की सरकार आराम से खूब अच्छे से समझती है और उनके लिए सरकार खड़ी है। अगर दिक्कत है तो हमारे किसी भाइयों को दिक्कत है। प्लीज प्रदेश के अंदर किसी भी, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो काम किए उसकी वो मैंने आपको पहले गिनवा दिए थे। मैंने चाहे रोड के मुद्दे हो, चाहे रेलवे के मुद्दे हो, रेलवे का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है, कनेक्टिविटी की बात हो, 4 लाइन की बात हो, हाईवेज की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, और तो सारी नीतियां जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है या हमारी जो खर्ची पर्ची की सरकार नहीं, वो सारी बहुत सारी बातें हुई। इसमें प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा, प्रदेश का हर वर्ग जानता है कि सरकारी क्या उपलब्धियां है। हमें विपक्ष को गिनाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का तो काम है इनको अपना, मैं कहता हूँ अगर ये ठीक बात है विपक्ष लड़े तो हमें खुशी भी होगी, जनता भी रखेगी हाँ यार इनकी बात ठीक है। लेकिन इन पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये ठीक है, मेरे प्रवक्ता भाई बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि और तो कोई बैठे किस लिए, बोलने के लिए बैठे हैं। पर ये मेरे प्रदेश की जनता को क्यों नहीं समझ आ रहा, क्यों मुद्दे क्या है, उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं, आप टेलीविजन पर बैठे तो आप ही संदेश दे दीजिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जरा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बार जो है अगर कुलदीप बिश्नोई जी को टिकट जो है मिलता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कह चुके हैं कि हमारा बेटा जो है इस बार जो है लड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या अगर उनको मिला तो इस बार जो है आपका जेजेपी कुलदीप के लिए दिल खोलकर वोट मांगते हुए दिखाई देगी? देखिए, हमारा जो संगठन है, हमारी जो दोनों अलायंस है वो बड़ा अच्छा मजबूत है और दोनों हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा, कैंडिडेट हमारा जो भी होगा, जो हमारी चुनाव समिति डिसाइड करेगी, वो कैंडिडेट के बाद में भाजपा और जेजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और एक बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।
हमारे प्रदेश का हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ है, वहाँ पे अच्छी स्थिति में हम लोग हैं और निश्चित तौर पर अच्छी वोटर जिताएगी कौशिक साहब जी की। लेकिन मुद्दों की अगर मैं बात करता हूं तो मुद्दों से थोड़ा सा वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनके पास दोबारा से भी वापस जाऊंगा कि क्या मुद्दे हैं, चूंकि कांग्रेस भी और इनेलो की तरफ से भी ये आवाज उठ रही है, जनता भी जानना चाहती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, चूंकि यहाँ पे तो ये लग रहा है कि कितने चेहरे हैं, चेहरों पर क्या हकीकत है, क्या सियासत? जगवीर जी, आपकी वॉइस मुझे नहीं मिल पा रही है। विधानसभा उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये पार्टी की उपलब्धियों के कारण नहीं जीत रही है। ये अगर उपचुनाव जीतते हैं कुलदीप बिश्नोई तो अपना जो पारिवारिक वर्चस्व है उसकी वजह से जीत रहे हैं। दूसरी बात, अगर कुलदीप बिश्नोई को कोई चुनौती मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी से मिल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी ने भी तय किया है कि वो आदमपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे, उनका कैंडिडेट कौन होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आदमपुर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तो भी कुलदीप बिश्नोई को नुकसान करेगा या कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगा। जिस तरीके से सोनाली फोगाट का रहस्य में मृत्यु हुई है, बिल्कुल मैं आ रहा था इसी सवाल पर आ रहा था कि क्या सोनाली फोगाट का मुद्दा भी इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे उपचुनाव में गूंजता हुआ दिखाई देगा? जगवीर जी, ये इसी सवाल पर आ रहा था, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। आप अच्छा हुआ आपने उठा दिया कि क्या सोनाली फोगाट का जो मुद्दा है इस उपचुनाव में पूरे में गूंजता हुआ दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस चुनाव में। आप क्या समझते हैं पूरे मामले को लेकर? कहां आप जो है जो सेंटिमेंट किस तरफ जाएंगे लोगों के? वही मैं बात कर रहा हूं। अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी को मुझे नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे एपिसोड में, और अगर ये बात हुई तो कुलदीप बिश्नोई जी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना, और फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में हावी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कौशिक जी कह रहे हैं कि सरकार की उपलब्धियों की वजह से ये चुनाव वो जीत रहे हैं, तो इस बात को नहीं माना जा सकता। अगर कुलदीप बिश्नोई ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फैक्टर मुझे मजबूत लग रहा है, आपको मजबूत लग रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस और इनेलो कहां खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं सर आपको? नहीं, इनेलो को के काफी उम्मीदवार तय नहीं है, किसी की पार्टी को उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इनेलो जो है लोक दल जिसको बोलते हैं, प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, वो इस चुनाव को जरूर लड़ेंगे, लेकिन वो कहीं मुझे फ्रेम में समय का अभाव है, थोड़ा सा समय की कमी, इजाजत नहीं दे रहा मुझे आगे बढ़ने के लिए। फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं और सबसे पहले डीपी कौशिक जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा और 30 सेकंड में चाहूंगा संक्षिप्त में आप जवाब पूरा करें। आदमपुर में बड़ा कौन है आपकी नजर में, बीजेपी या कुलदीप? देखिए गौरव जी, मैं संक्षेप में बस 30 सेकंड। बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो बीजेपी के लिए होगा। आदमपुर में आपकी नजर में बड़ा कौन है, कुलदीप या बीजेपी? मैंने कहा है ना, बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे बड़ा है। ओके, चाहे वो कोई भी हो जी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रविंद्र रावल आप बताइए कि आपकी पार्टी तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी फैक्टर यहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है जगवीर जी की तरफ से। मैं जगवीर जी उन्हें उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ना हरियाणा में कुछ पहले था ना आज है। मैं एक लाइन में कहूंगा जी, एक लाइन। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतने जा रही है, वो तो जनता तय करेगी और धरातल पर पता लगेगा कि किस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आया है। ओंकार जी, आपकी पार्टी कहीं भी नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरीके से जो समझते हैं वो, चूंकि धरातल पर रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने वाले तो ये भी कहते थे कि एलनाबाद में भी बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी की 38,000 वोट थी, जेजेपी की 32,000 वोट थी, ये दोनों मिलाकर 70,000 होगी और ये जीत जाएंगे। यही हाल है यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखें, इनेलो एक मजबूत पार्टी की तरह आएगी और अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसी बात नहीं है। सोनाली फोगाट का मुद्दा आपने उठाया, बहुत बढ़िया बात है। एक अभिनेत्री की अगर मृत्यु हुई और उसको ये पार्टी न्याय नहीं दे पाई, उसके परिवार वालों की बार बार मांग पर ये सीबीआई जांच नहीं करवा पाए और हार कर जब खाप पंचायतें इकट्ठी हुई तब इन्होंने सीबीआई जांच की बात मानी, तो ये मुद्दा भी कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला। ठीक है,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डीपी कौशिक जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र रावल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, ओंकार सिंह आप हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े, और जगवीर नरवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात रखी। लेकिन सवाल यहां पर धरातल पर भी वही बना है कि आखिरकार अब आदमपुर चुनाव में, उपचुनाव में किसकी लहर देखने को मिलेगी, और क्या वहां पर जो है बीजेपी बड़ी है या फिर कुलदीप बिश्नोई। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नए नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। मसला में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।